वापस स्वागत है। हम अपनी चल रही जांचला में एक और फाइल खोल रहे हैं। जम्बूद्वीप की मूल परंपरा का पतन, ठोस सबूतों का उपयोग करके सच्चाई को उजागर करें। स्वागत है आपका। पिछले भाग में हम जहां रुके थे, कहानी अब उससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। आज के सबूतों को समझने के लिए आपको पहला भाग देखना होगा, और अगर आप उसे देख चुके हैं तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने कहानी कहां छोड़ी थी। अब तीसरे भाग में आगे बढ़ने से पहले दूसरे भाग को एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं। वहां हमने देखा कि ब्राह्मण परंपरा कोई रहस्यमयी शाश्वत भारतीय परंपरा नहीं है, बल्कि उसका बड़ा हिस्सा मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र से आए घुमंतु पशुपालक समाज की सांस्कृतिक विरासत है। हमने समझा कि अश्वमेध यज्ञ जैसी रस्में घोड़ा केंद्रित स्टेपी सत्ता संस्कृति से जुड़ी थी और भारत में आकर उन्हें राजनीतिक अनुष्ठान का रूप दे दिया गया। हमने यह भी देखा कि सोम रस की परंपरा भारत की नहीं थी। उसके पुरातात्विक प्रमाण मध्य एशिया के बीएमएसी क्षेत्र में मिलते हैं। भारत आने से पहले ही वेदों की शब्दावली ठंडे उत्तरी इलाकों की है, उष्णकटिबंधीय भारत की नहीं। यानी डीएनए हो, शब्द हो, अनुष्ठान हो या पुरातत्व, सब मिलकर एक ही कहानी नहीं बल्कि एक ही सच उजागर करते हैं। और अब इसी सच के सहारे हम तीसरे भाग में और गहराई तक उतरने जा रहे हैं। क्या संस्कृत की अपनी बनावट में भी कोई ऐसा राज छिपा है? भाषा कभी झूठ नहीं बोलती। शब्द जीवाश्म की तरह होते हैं। वे अपने मूल वातावरण की कहानी बताते हैं। ये कैसे पता चलता है? क्या शब्दों में मौसम या भूगोल छिपा होता है? हाँ, होता है, लेकिन उससे भी बड़ा सबूत हमें तुलनात्मक भाषा विज्ञान से मिलता है। तथ्य यह है कि वैदिक लोग और ईरानी लोग अपनी शुरुआती दौर में एक ही समूह थे। उनकी भाषाएं बहुत मिलती जुलती हैं। कितनी मिलती जुलती? इतनी कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू लगती हैं। वे ऐसे खास धार्मिक शब्द साझा करते हैं जो भारत की किसी भी मूल भाषा में नहीं मिलते, जैसे कि वैदिक यज्ञ अवेस्टन यस्ना है, वैदिक होतार यानी पुजारी अवेस्टन में जोतार है, और सोम, और जैसा हमने पहले बात की, सोम होम बन जाता है। ये भाषाई समानता एक साझा विरासत का सीधा प्रमाण है। ये तो बहुत मजबूत तर्क है। अगर दो भाषाओं में पूजा पाठ जैसे बुनियादी शब्द भी एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका धर्म और संस्कृति एक ही जगह से उपजे हैं। और अगर हम इस तस्वीर को और बड़ा करें तो एक ऐसा सबूत मिलता है जिसे झुटलाना नामुमकिन है। वो क्या है? लगभग 2000 ईसा पूर्व में प्रोटो इंडो ईरानी भाषा के कुछ शब्द जैसे मधु यानी शहद और धातु रूस के यूराल पहाड़ों के पास रहने वाली फिनो उग्रिक जनजातियों की भाषा में पाए गए हैं। उन्होंने ये शब्द उधार लिए थे। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भाषा का ये लेन देन तभी हो सकता है जब दो समूह भौगोलिक रूप से एक दूसरे के पास रह रहे हो। एक तरह का भाषाई टाइम स्टैम्प और लोकेशन स्टैम्प। बिल्कुल। ये साबित करता है कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणों के पूर्वज गंगा के किनारे नहीं बल्कि रूसी जंगलों और स्टेप्स में रह रहे थे। ये एक भौगोलिक सच्चाई है। तो तक की जांच में डीएनए, रीति रिवाज और भाषा दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। एक बाहरी मूल। ये हमारी इतिहास की पारंपरिक समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। चलिए अब भारत की जमीन पर मौजूद ठोस सबूतों को देखते हैं। पत्थर पर लिखी इबारतें क्या कहती हैं? और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है। अच्छा, अब तक हमने जिस वैदिक युग की बात की, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है, हाँ, उसका एक भी पुरातात्विक सबूत मौजूद नहीं है। कोई शिलालेख नहीं, कोई मिट्टी की टैबलेट नहीं, कुछ भी नहीं जिस पर संस्कृत या ऋग्वेद का एक भी अक्षर लिखा हो। एक भी नहीं। ये तो अविश्वसनीय लगता है। जी, वैदिक युग पूरी तरह से मौखिक संरक्षण के दावे पर टिका है, जिसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। तो फिर भारत में हमें सबसे पहले लिखित रिकॉर्ड किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत में। भारत में पहले पढ़े जा सकने वाले लिखित रिकॉर्ड सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, जो लगभग 250 ईसा पूर्व के हैं। और वो प्राकृत में है? वे प्राकृत में है, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। साथ ही कुछ शिलालेख ग्रीक और अरामी में भी हैं, लेकिन संस्कृत में एक भी नहीं। पूरे भारत में अशोक के स्तंभों और शिलालेखों पर एक भी शब्द संस्कृत में नहीं है? एक भी नहीं। ये इस बात का ठोस सबूत है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व तक संस्कृत न तो प्रशासन की भाषा थी
ना ही सार्वजनिक संवाद की, वो हाशिए पर थी। तो फिर लिखित रूप में संस्कृत पहली बार कब सामने आती है? सदियों बाद? हाँ, सदियों बाद। सार्वजनिक शिलालेखों की भाषा के रूप में संस्कृत का पहला ठोस प्रमाण बहुत बाद में मिलता है। भारत में पाया गया पहला लंबा और मानक संस्कृत शिलालेख रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है। और वो है लगभग 150 ईस्वी का। जी, इसका मतलब है कि लिखित रिकॉर्ड में प्राकृत संस्कृत से कम 300 से 400 साल पहले आती है। पत्थर पर लिखा सच यही है। अगर ऐसा है तो फिर संस्कृत इतनी प्रमुख और देव भाषा कैसे बन गई? अगर ये शुरुआत में शक्ति या प्रशासन की भाषा थी ही नहीं, तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसके पीछे की वजह विशुद्ध रूप से राजनीतिक थी। राजनीतिक? हाँ, ये बदलाव तब आया जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और शुंग जैसे नए राजवंश सत्ता में आए। मौर्य सम्राट, खासकर अशोक, बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। सही है। जब शुंगों ने मौर्यों को उखाड़ फेंका तो उन्हें अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक अलग गैर बौद्ध दिव्य सहारे की जरूरत थी। उन्हें अपनी वैधता साबित करनी थी। बिल्कुल। यहीं पर ब्राह्मणों और संस्कृत ने उन्हें वो सहारा दिया। शुंग राजाओं ने ब्राह्मणों को एक ईश्वर शासित राज्य की विचारधारा बनाने के लिए संरक्षण दिया। तो ये एक तरह से स्वर्णिम अतीत का आविष्कार था। एक तरह से हाँ, अपने शासन को सही ठहराने के लिए एक प्राचीन वैदिक पहचान गढ़ी गई और संस्कृत को शक्ति, धर्म और दिव्यता की भाषा के रूप में स्थापित किया गया। ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। तो प्राकृत को हटाकर एक नई अभिजात्य भाषा को सत्ता का प्रतीक बनाया गया। बिल्कुल। और ये जो मौखिक परंपरा का दावा है, उस पर एक और बात गौर करने वाली है। ऋग्वेद की सबसे पुरानी जीवित पांडुलिपियां शारदा लिपि में है और वे लगभग 1350 से 1450 ईस्वी की हैं। मतलब ऋग्वेद की कथित रचना और उसकी पहली मौजूद लिखित कॉपी के बीच लगभग 3000 साल का फासला है। 3000 साल। एक फोरेंसिक दृष्टिकोण से ये दावा कि इतने लंबे समय तक बिना किसी भौतिक रिकॉर्ड के एक विशाल ग्रंथ को अक्षरशः संरक्षित किया गया, एक परिकल्पना है, साबित तथ्य नहीं। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। जैविक उत्पत्ति पोंटिक कैस्पियन स्टेपी से है, जैसा कि R1AZ93 DNA से साबित होता है। हाँ, वे मध्य एशिया के रास्ते आए, जहां उन्होंने सोम पंथ जैसी परंपराओं को अपनाया। और वे भारत में लगभग 1000 साल तक एक छोटी मौखिक परंपरा वाले अल्पसंख्यक समूह के रूप में रहे, जब तक कि मौर्य साम्राज्य के बाद के राजाओं को राजनीतिक वैधता के लिए उनकी और उनकी भाषा की जरूरत नहीं पड़ी। पत्थर, हड्डियां और शब्द जब एक साथ रखे जाते हैं तो वे एक सुसंगत कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल, ये प्रवासन की कहानी है, एक नए वातावरण में ढलने की कहानी है और अंत में राजनीतिक अवसर का लाभ उठाकर शक्ति हासिल करने की कहानी है। सबूतों को जोड़ने पर यही तस्वीर उभरती है। ये जांच हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर कोई भाषा और उससे जुड़े रीति रिवाज, जिन्हें हम हजारों साल से प्राचीन, शाश्वत और यहीं की मिट्टी से उपजा हुआ मानते आए, वे वास्तव में कहीं और से आए और राजनीतिक कारणों से बहुत बाद में स्थापित किए गए, तो ये हमारी उन अन्य शाश्वत सच्चाइयों के बारे में क्या कहता है जिन पर हम विश्वास करते हैं? हमारे इतिहास में और क्या है जो एक ठोस वास्तविकता के बजाय एक खास समय पर खास मकसद से गढ़ी गई एक कहानी? इस कड़ी का समापन एक लंबे समय से अनदेखे तथ्य के साथ करते हैं। अगली कड़ी में एक और महत्वपूर्ण खोज के साथ मिलेंगे। अगर ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चर्चा का हिस्सा बनिए।